अपनी पसंद से किसी व्यक्ति के साथ शादी करने के बाद कोई भी पार्टनर अपने पार्टनर को थोड़े ही दिनों में डाइवोर्स क्यों दे देता है, या तो दूसरा पार्टनर उस पर डावरी का केस क्यों लगा देता है। आपने ऐसी बातें सुनी होगी बहुत सोसाइटी में। चलो आपको मैं इसकी स्टोरी सुनाता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर मुकुंद राय डिंडोर है। मैं उर्मी काउंसलिंग सेंटर लुनाड़ा में प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज ए MD न्यूरोसाइकेट्रिस्ट एंड एक्टिव काउंसलर एंड मेडिको लीगल कंसल्टेंट। थोड़े दिनों पहले एक ऐसा किस्सा आया था जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक 21 साल की लड़की को इमरजेंसी में सुबह 9 बजे के अराउंड उनके रिलेटिव लेके अस्पताल आए थे और उनको एम्बुलेंस में पकड़ के लेके आए थे और कहा गया था कि अचानक बेहोश हो गई है, उसको भान नहीं है, तो ये चीज़ सर आप जल्दी आओ, अर्जेंट आओ, तो हमें ज़रूरत है, आपका नंबर हमें किसी रिलेटिव ने दिया है। तो मैं अस्पताल गया, उनको मैंने चेक किया और बाद में मुझे पता चला कि उनको एक कन्वर्जन एपिसोड जो बोलते हैं हिस्टेरिया, उसका एपिसोड था, जिसको काउंसलिंग और ट्रीटमेंट देने के बाद उनको 2 घंटे में वो एपिसोड रिकवर हो गया था। बाद में मुझे पता चला कि जिस दिन वो आए थे उसी दिन उनकी शादी थी और शादी दोपहर के अराउंड 2 बजे के अराउंड शादी थी। तो उन्होंने कहा कि सर हमें जल्दी जल्दी अच्छा करके हमें भेज दो क्योंकि हमारी शादी है दोपहर के बाद। तो हमने कहा कि भाई ये बीमारी है, काउंसलिंग किया, उनको समझा, फिर उनको हमने भेज दिया। इसके थोड़े दिनों के बाद वो हमारे पास 5 दिनों के बाद सारवार के लिए आए थे। सारवार में हमें पता चला कि भाई वो बोल रहे कि अभी अच्छा हो गया है, अभी हमें दवाई की जरूरत नहीं है। मैंने उनको समझाया कि ये तकलीफ है तो आप कभी काउंसलिंग के लिए आओ और अभी ये दवाइयाँ 10 दिन और रखो। तो इतना कह के वो दवाई लेकर चले गए थे। उसके थोड़े दिनों के बाद मुझे एक लीगल नोटिस आई, एक एडवोकेट के थ्रू नोटिस ये आई कि हमारा क्लाइंट आपके वहां पे आया था, इसके बारे में जानकारी आपको किसी को देनी नहीं है, नहीं तो हम आपके अगेंस्ट में केस करेंगे। तो हमें ये चीज पता नहीं थी कि ये किस चीज की नोटिस है, मगर उसी दर्दी की, वो जो लेडी फीमेल दर्दी थे, उनके थ्रू उन्होंने भेजा गया था ये नोटिस। तो मैंने उनको पूछा कि ये क्या दिक्कत है, तो ये क्या दिक्कत है, ऐसी नोटिस भेजी किस चीज को लेके। तो उन्होंने कहा कि हमने हमारे जो शादी हुई थी उसके 5 दिन के बाद हम वहां से अलग हो गए थे, डाइवोर्स लेने के लिए हम अलग हो गए थे। मैंने कहा ये क्या बात हुई थी, मतलब क्या हुआ वो आप बता सकते हो। तो उन्होंने कहा कि हमें उसके साथ नहीं रहना है। तो मैंने उनको वहां से हम आ गए, तो अभी हमें वहां पे जाना नहीं है, पर वहां से अगर कोई पूछने आए मेरे हस्बैंड के घर से तो आप किसी को कुछ मत बताना। तो मैंने कहा एज ए क्लाइंट और एज ए डॉक्टर का जो रिलेशन होता है हम किसी को नहीं बताएंगे, मगर हमें पता होना चाहिए कि ये क्या चीज हुई थी। आप हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट ले रहे हो और आप ऐसे नोटिस भेज रहे हो, तो हमें तो पता होना चाहिए कि क्या हुआ था। इतना कह के वो निकल गए थे ये बात खत्म करके। और हमने कहा कि प्रोफेशनल जो एक रूल्स होता है हमारा, रूल्स रेगुलेशन, उसमें हम पेशेंट के बारे में, क्लाइंट के बारे में हम किसी को बता नहीं सकते। अब दिक्कत ये थी कि थोड़े दिनों के बाद उनके हस्बैंड के वहां से वो लोग आए, हस्बैंड आए, उन्होंने कहा कि सर ये कोई ऐसी कोई व्यक्ति हम आपके वहां पे आई थी। तो मैंने कहा हमें पता नहीं है, पर क्या हुआ बताइए आप क्यों आए हो। तो उन्होंने कहा कि मैं उसका हस्बैंड हूँ। मैंने कहा इट्स ओके, तो आपके साथ वो कहाँ पे। तो वो बोले वो नहीं आए। मैंने कहा क्यों। तो उन्होंने कहा कि वो अपने घर पे गए, बीमार है इसलिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, जो भी इंसान हो उनके साथ में आओ, आपकी वाइफ के साथ, तो हमें पता चले कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। तो उन्होंने बताया कि सर वो नहीं आएंगे अब। मैंने कहा क्यों। तो उन्होंने कहा कि सर शादी यहाँ पे हमारी जिस दिन हुई थी उस दिन उनको ऐसी कोई तकलीफ थी, तब हमें पता चला था कि उनको चक्कर आए और गिर गए थे, तो अस्पताल गए थे। उसके बाद हमारी शादी हुई, शादी के बाद उसी नाइट को हमारे घर पे नाइट को उन्होंने, मैं सो रहा था और सोने से पहले हम रूम में गए तो वो चिल्ला के एक तरफ बैठ गए। उसके बाद मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था और थोड़ा अजीब बर्तन कर रहे थे कि एक तरफ कोने में बैठे थे और रो रहे थे। मैंने पूछा तो कोई जवाब नहीं दिया। फिर बाद में हमारी फर्स्ट नाइट थी, वो सेलिब्रेट किए बिना हम सो गए। मगर रात को उन्होंने सडनली अराउंड 4-5 बजे के अराउंड मेरे पे अटैक किया जब मैं सो रहा था तब। तो मैं एकदम डर गया और उनको बोला और मैंने अपने फैमिली वालों को बुलाया। तो फैमिली वालों ने सब इकट्ठा होकर पूछा क्या हुआ। तो मैंने अपनी बात बताई कि इन्होंने ऐसा किया है। तो सब डर गए। अब किसी को कुछ समझ में नहीं आया। तो दूसरे दिन सुबह में हमने उनके पेरेंट्स को बुलाया और पेरेंट्स को सब चीजें हमने बताई कि ऐसा हुआ है। तो पेरेंट्स ने कहा कि शायद थक गए होंगे इसलिए ऐसा हुआ होगा, तो आप टेंशन मत लो, हम ऐसा हो तो शाम को आते हैं।
तो या तो कल आते, ऐसा करके उन्होंने फोन रख दिया था। अब ये दिक्कत हुई कि पूरे दिन तो हमने ऐसे निकाल दिया बिना कुछ बात किए हुआ, और हमारी नई नई शादी थी, तब भी हमारे फैमिली वालों के साथ कोई ऐसी बात नहीं हुई। कोई भी जो नए शादी के बाद जब जाते हैं तो जिस तरह सोशल रिचुअल होती है लोगों को मिलना, वो नहीं हुआ, और हमने भी नहीं करा क्योंकि हमें खुद डर गया था। और उसके बाद दूसरे दिन जो रात को हुआ था तब उनके मदर फादर नहीं आए, तो दूसरी नाइट को भी उन्होंने कहा कि मुझे आपके साथ साथ नहीं रहना है, मुझे जाना है, यहाँ पे नहीं रहना है। तो मैंने पूछा ऐसा क्या हो गया, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और सर पीटने लगे और खुद चीजें तोड़ने लगे, मोबाइल फेंक दिया, चीजें तोड़ने लगे। और सडनली ये बिहेवियर देख के मैं तो एकदम डर गया। फिर बाद में क्या, उन्होंने बाल छुट्टे करके जैसे बॉडी पूरी सेकिंग करने लगे कि जैसे कि ऐसा लगता है कि वो जो अपने वाई खींच आती है मिर्गी की बीमारी, वैसा उनको होने लगा बाल छोड़ के। और फिर ये माता जी का नाम बोलने लगे, ऐसा करने लगे। तो मैं डर गया। तो रात को ही मैंने उनको पापा लोगों को वापस बुलाया कि आप कल मत आओ, अभी आ जाओ। वो लोग आए और उनको ले गए। वो ले गए, बाद में कहा कि हम उनकी ट्रीटमेंट करवाएंगे, कुछ दिक्कत है तो देखते हैं, ऐसा करके वो ले गए। फिर सर वो आए ही नहीं। फिर बाद में हमें 3 दिन के बाद ये 42 लाख का शादी का जो खर्चा हुआ वो हमें दीजिए, वैसा करके, और हमें परेशान कर रहे हैं फिजिकली और मेंटली वैसा। उन पे मेरे और मेरे फैमिली वालों पे डावरी का केस लगा दिया और नोटिस भिजवाई कि आप ये खर्चा दो, नहीं तो ये केस हम करेंगे आगे। तो मैं भी डर गया। तो उसके कारण दिक्कत सबसे बड़ी ये हुई कि मैं अब करूं तो क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने कुछ किया नहीं था। मैं खुद एक प्रोफेशन में हूं और मैं जॉब भी कर रहा था, और मेरी अभी शादी हुई थी और मुझे समझ में नहीं आया। अब मैं इसीलिए आया कि मैंने आपकी फाइल देखी हुई थी, और आपके जो फिजिशियन एक है यहाँ पे, उनकी भी मैंने फाइल देखी, तो मैं उनको भी मिला। मैं अभी आपको मिला कि उनको दिक्कत क्या थी और इस तरह का बिहेवियर करने का कारण क्या था, और ये कोई बीमारी है कि क्या है। तो मैंने बताया कि हम आपको नहीं बता सकते, अगर क्लाइंट आपके साथ हो, उनकी परमिशन तो हम बता सकते, आप पॉसिबल हो तो आप उनके साथ आइए। तो उन्होंने कहा कि वो तो पॉसिबल नहीं है, अभी वो आने वाले नहीं है, तो आप मुझे बताओ तो मुझे पता चले, क्योंकि ये मेरे पे लीगल नोटिस उन्होंने भेजा हुआ है। तो हमने मना किया। तो थोड़े दिनों के बाद, मेरे मना करने के बाद, कोई भी इंफॉर्मेशन क्लाइंट के देने के बारे में मैंने मना कर दिया। तो क्या हुआ कि जो ये क्लाइंट, फीमेल क्लाइंट थे, उनके हस्बैंड जो ये पूछने आए थे, उन्होंने भी मुझे एक लीगल नोटिस भिजवाई कि मेरी ये वाइफ है, उनके साथ मेरी शादी हुई थी, 5 दिन पहले या 7 दिन पहले आपके वहां पे ट्रीटमेंट के लिए आए थे, तो आप मुझे उसका रिकॉर्ड दीजिए कि उनको क्या बीमारी थी, क्योंकि हमारे पे उन्होंने गलत एलिगेशन लगाया हुआ है। और 5-7 दिन में ही ये एलिगेशन गलत किया, और ये डावरी का केस भी लगाया, जिसमें मेरी जो नौकरी भी जा सकती है। मैं मेंटली और साइकोलॉजिकली भी बहुत परेशान हूँ, और मेरे मम्मी पापा भी डर के कारण मुझे मना कर रहे हैं कि भाई तू अकेला ही रहे, अभी हमारे साथ मत रहे, नहीं तो हमारा नाम भी पुलिस केस में आएगा, तो हम क्या करेंगे ये उम्र में। और मेरे जो फ्रेंड लोग थे, रिलेटिव लोग थे, उन्होंने भी ऐसा कहा कि हम भी इसमें तो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हमारा नाम अगर उन्होंने लिखवा दिया तो हमें भी दिक्कत हो जाएगी। तो बाद में उन्होंने मेरे पे भी नोटिस दी कि एज ए डॉक्टर क्या आप उसका डिटेल भेजिए मुझे। तो उस चीज को मैंने, नोटिस का जवाब मैंने दे दिया। मगर अब जाके पता चला कि ये सब चीज होने के बाद ये लड़की 10 दिन के बाद वापस हमारे वहां पे आई, उनके कुछ लीगल लोगों को लेके, रिलेटिव को लोग लेके। और मुझे बाद में पता चला कि उनके पेरेंट्स भी साथ में थे। तो मुझे पता चला कि अभी जो आए तो उनकी ट्रीटमेंट के लिए इसलिए आया कि उनको घर पे भी ऐसा एक बार वापस एपिसोड आया था। अब क्या है कि शादी के बाद ये एपिसोड आया था, तो क्या घर पे आया था, तो अभी किसी को कह नहीं सकते थे, तो वो अस्पताल लेके आए कि सर दवाई से तो अच्छा था, मगर दवाई हमने बंद कर दी थी। फिर वापस दिक्कत हुई है कि वो खुद का सर घर पे पटक रही है, चिल्ला रही है, रात को सोती नहीं है और अजीब बर्तन करती है कभी कभी। तो हम भी चिंता में रहते, तो क्या हुआ, तो ये सर क्या कर सकते हैं। तो मैंने उनको बताया कि ये तकलीफ है। फिर बाद में उनका डिटेल इवैल्यूएशन किया गया रिलेटिव उनके पेरेंट के पास। तो मुझे पता चला कि 15 साल 16 साल के बाद लड़की को हर छोटी छोटी चीजों में बहुत गुस्सा आ जाता था। कभी कभी उनकी जो जरूरत थी, जो इच्छा थी, वो अगर पूरी ना हो तो चीजें फेंक देती थी। बराबर ऐसे चुपचाप बैठी हो जाती, एक रूम में जाके बैठ जाती थी, खाना नहीं खाती थी, बुरा लग जाता था। और कभी कभी वो चिल्लाती भी थी, और कभी कभी ऐसा होता था कि वो खुद को भी नुकसान करती थी। और बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने अपने हाथ पे सेल्फ हार्मिंग भी किया हुआ था, कट मार कर दिया था। तो ये चीजें बहुत बार पहले भी हो चुकी थी। तो उनके पापा को इतना पता नहीं था, मगर उनकी मदर को ये चीजें पता थी। तो मैंने कहा आपको तब ये चीज पता थी तो आप कुछ करते नहीं थे। तो उन्होंने कहा था कि सर ये तो गुस्से में करती थी, तो हमें लगता है वो नॉर्मल है, उनकी कोई गलत जिद हो, कोई गलत बात हो और हम मना करें
तो वो ऐसा कर देती, जैसे कि रात को कभी लेट तक आने की बात करती तो हम मना कर देते थे। कभी कभी कपड़े भी ऐसे पहनती थी जो हमारे समाज में अलाउ नहीं, तो वैसा पहनती तो हम मना कर देते, क्योंकि दिक्कत होती थी कभी पढ़ने में जाने में, तो ये चीज दिक्कत होती है। और कभी कभी फोन पे बहुत लोगों से बातें करते रहते थे, तो वो बोलते कि मेरे फ्रेंड है, तो हम कहते कि फ्रेंड से भी इतनी ज्यादा बातें करने के क्या मतलब है, तो वो गुस्सा आ जाती है और फोन फेंक देती थी। तो ऐसी चीजें पहले भी होती थी शादी के पहले, और हमें लगता था कि ये चीज नॉर्मल है, बच्चा गुस्सा होता है, हमारी बच्ची गुस्सा होती है तो ये तो नॉर्मल ही है ना, उसमें क्या बात है। तो ये चीज के उन्होंने फैमिली में ये नॉर्मलाइज कर दिया था कि चीजें होती हो रही। एक अकेली लड़की थी, बाकी 2 भाई थे उनके, तो लड़की को वो ज्यादा प्यार में भी रख रहे थे और सबसे छोटी थी, तो उनको भी पता नहीं था ये क्या दिक्कत थी। अब जब लड़की का काउंसलिंग सेशन लिया गया और लड़की को इसके बारे में डिटेल में पूछा गया, और उनका जब उसको काउंसलिंग में रिलैक्सेशन थेरापी करके उसका काउंसलिंग किया गया, तब जाके पता चला कि लड़की को ऐसी चीजें इसलिए होती थी कि उसको अपनी बात अगर कोई पूरी नहीं हुई हो, कोई इच्छा पूरी ना हो, तो उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। उसकी सहन शक्ति बहुत कम थी, वो सजने धजने में बहुत अच्छी रहती थी, टेटू मार्क्स किए हुए थे बॉडी पे, लोग उसको ऐसा बिहेवियर था जिससे आजू बाजू के लोग उसको ध्यान दे, अटैक करे, वैसा उसका बिहेवियर रहता था। बोलने में दिखने में बहुत स्मार्ट थे, पढ़ाई में भी अच्छी थी, मगर बाद में डिटेल इवैल्यूएशन करने के बाद हमें पता चला कि ऐसी तकलीफें जनरली जो एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो कहते हैं, स्वभाव की खामी, जो खास करके बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में होती है, वो उनमें जानने मिली। तो मैंने उनको कहा कि आपको ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर का टेस्ट करने के लिए अहमदाबाद सिविल में जाना पड़ेगा, वहां पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास इसका जांच करवानी पड़ेगी, वो ये जांच करवा के आप आइए, और अगर ये है तो आपको लॉन्ग टाइम के लिए 3 साल 2 साल या तो थोड़े लंबे समय के लिए भी काउंसलिंग साइकोथेरेपी की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो आपके रिलेशन ज्यादा टिकेंगे नहीं, क्योंकि आपकी ये रिलेशन किसी के भी साथ हो तो अनस्टेबल ही रहेंगे, 1 साल 2 साल 5 साल बाद में वो वहां पे दिक्कत ही होगी, वो टूट जाएंगे। और सबसे ज्यादा दिक्कत आपके जो पार्टनर होंगे, जो चाहे आपके बॉयफ्रेंड हो या तो आपके हस्बैंड हो, उन्हीं के साथ होंगे, दूसरे लोगों के साथ इतना ज्यादा नहीं होगा। दूसरा कि आपको सहन शक्ति बहुत कम रहेगी, तो आपको छोटी छोटी बात में जो सामाजिक जवाबदारी रहती है उसमें जहाँ कहीं कहीं पे कुछ बातें सहन करनी होती है, कहीं पे कुछ बातें सही तरह से एक्सप्रेस करनी होती है, जवाबदारी होती है, तो वो आप निभाने में आपको दिक्कत होगी। तो ये सब चीज आपको रहेगी, तो आप ये चीज का ध्यान रखें। और फ्यूचर में ये दिक्कत जिस तरह अभी ये शादी की दिक्कत हुई है 5-7 दिनों में ही ये हुई है, ये कभी वापस शादी करोगे तब भी दिक्कत रहेगी, तो आप ये पर्सनालिटी की जांच करवाइए तो वो बेहतर रहेगा। अब ये बात सुनने के बाद उन्होंने वो जांच करवाई कि नहीं करवाई वो मुझे पता नहीं था, फिर वो उन्होंने आना बंद कर दिया हमारे वहां पे ट्रीटमेंट के लिए। मगर इतनी जांच के बाद हमें पता चला कि जो लड़के थे, ये जो क्लाइंट थे, उनको एक बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, मतलब स्वभाव की खामी, इसकी तकलीफ बोलते हैं, जिसको ऐसा नहीं कह सकते कि पागलपन की बीमारी, साइकोटिक बीमारी नहीं कह सकते, उनको न्यूरोटिक या व्यसन की बीमारी नहीं कह सकते, शरीर की बीमारी नहीं कह सकते। ये चाइल्डहुड ट्रॉमा और चाइल्डहुड अपब्रिंगिंग के कारण जो अपना स्टेट ऑफ माइंड जो बनता है, जिसमें थिंकिंग पैटर्न, इमोशन और परसेप्शन, तो उसके जो डिस्टोर्शन रहता है उसके कारण होने वाली ये तकलीफ है, जिसमें खास करके इंसान की अपनी सेल्फ इमेज बहुत पुअर होती है, अपना कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है, जिसके कारण उनको बाहर से वैलिडेशन, मतलब कोई बाहर वाले लोग या तो अपने लोग जो वाह करते हैं, उनकी हर बात में सही बात करते हैं, उनके हर बात में छोटी छोटी बातों में उनको हर बार दूसरे की सलाह लेने की जरूरत पड़ती है, तो उसको एक्सटर्नल वैलिडेशन बोलते हैं, तो वो जरूरत पड़ती है। दूसरा कि उनको इम्पल्सिविटी रहती है कि हर कोई छोटी मोटी बात को लेके भी अगर उनको गुस्सा आ गया तो वो चीजें फेंक देते हैं, खुद को सेल्फ हार्म करते हैं या तो रिलेशन तोड़ डालते हैं, उनकी सहन शक्ति नहीं रहती। दूसरा उनका बहुत बड़ा एक इश्यू रहता है कि उनका जो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है कि लोग मुझे ध्यान दे तभी मेरी बात लोगों को मैं अपनी जरूरत पूरी कर पाऊंगी, तो इसके कारण क्या होता है, या तो पूरा कर पाऊंगा, तो वो बहुत अच्छी तरह ड्रेसिंग ग्रूमिंग करते हैं और लोगों का अटेंशन लेते हैं, लोगों के साथ बहुत अच्छी तरह बात करते हैं बाहर के लोग, और घर में 4 दीवारों में वो अपने लोगों के साथ बहुत बुरा वर्तन करते हैं, जो फैमिली में अपने माँ बाप को भी नहीं पता होता, सासू ससुरा को भी नहीं पता होता, और कजिन जो होते हैं उनको भी पता नहीं होता, सिर्फ ये अपने पार्टनर को ही पता होता है, क्योंकि ये 4 दीवार में ही होता है। रिजेक्शन, इमोशनल एब्यूज, इमोशनल जो बोलते हैं कि नेग्लेक्ट, वो चीजें पार्टनर के साथ ही होती है, और साइलेंस ट्रीटमेंट देते हैं, जो कभी कभी अगर सही बात भाई कही और उनको बुरा लग गया तो वो फिर बात नहीं करेंगे कई दिनों तक, कई वीक तक, तो ऐसे उनका बिहेवियर रहता है। और सबसे बड़ी बात तो होती है कि इनमें लैक ऑफ एम्पैथी, मतलब वो सामने वाले या तो साथ वाले लोगों का उनके बर्ताव के कारण
जो इमोशनल एब्यूज है, इमोशनल नेगलेक्ट के कारण, जवाबदारी न निभाने के कारण